नमस्कार। दुनिया में सब कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा है। सुपर पावर देश यूएस, चीन जैसी महाशक्तियों के जियो स्ट्रेटेजिक गेम्स के चलते भविष्य में भारी उथल पुथल की भविष्यवाणियां अक्सर होती रहती है। ऐसे में भारत दुनिया के मैप पर कहां खड़ा है, इसको लेकर हर एक भारतीय उत्सुक रहता है। इसी उत्सुकता को शांत करने के लिए मैं आपके लिए एक पावर इंडेक्स रिपोर्ट लेकर आया हूं, जिसमें दुनिया में कौन देश कितना पावरफुल है, खासतौर पर एशिया में वो कितना इंफ्लुएंस रखता है, कितना पावरफुल है, इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही वो देश एशिया से बाहर का हो, लेकिन एशिया के भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता उस देश में कितनी है। और दुनिया के तमाम देशों की एक ऐसी पावर इंडेक्स रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है और इसको तैयार किया है द लॉवी इंस्टीट्यूट ने। ऑस्ट्रेलिया का एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, जो कि बेहद जाना माना इंस्टीट्यूट है, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज पर रिसर्च करता है। दुनिया में इस इंस्टीट्यूट की खासी पहचान है। 2018 से ही यह इंस्टीट्यूट हर साल एशिया पावर इंडेक्स जारी करता रहता है। इस साल 2024 की इंडेक्स रिपोर्ट में तेजी से आगे बढ़ते इंडिया के मजबूत भविष्य को लेकर कई इंडिकेटर्स का जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत एशिया में तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है। भारत ने जापान और रशिया जैसे देश को पीछे छोड़कर पहली बार यह मुकाम हासिल किया है। भारत से ऊपर अब इस लिस्ट में सिर्फ चीन और अमेरिका है। अमेरिका भले ही एशियन देश ना हो, लेकिन वो उसका इन्फ्लुएंस एशिया में, उसका प्रभाव तमाम देशों से ज्यादा है। फिलहाल इस लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका ही है, दूसरे नंबर पर है चाइना। इस रिपोर्ट में रशिया जैसे देश को पीछे छोड़कर भारत अब नंबर 3 पर आ गया है। न सिर्फ रशिया बल्कि जापान को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। जापान चौथे नंबर पर है और 5वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान जैसे देश तो भूल ही जाइए, पाकिस्तान भारत से कहीं दूर 16वें नंबर पर है। आप सोच रहे होंगे कि रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, कैसे तय किया जाता है कि कौन ताकतवर है और कौन नहीं। आइए हम आपको बताते हैं। एशिया पावर इंडेक्स में मुख्यतः 2 विषय को देखा जाता है। पहला है रिसोर्सेज और दूसरा है इन्फ्लुएंस। फिर इनके बीच सब कैटेगरीज होती हैं, जिन पर हर एक कैटेगरी में गहन अध्ययन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो पिछले 6 सालों के डाटा का गहन अध्ययन और एनालिसिस करने के बाद लॉवी इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट जारी की है। जैसे मैंने कहा कि 2 विषय पर ध्यान दिया जाता है। जैसे पहला है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में यह इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, रेजिलियंस एंड फ्यूचर रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। मसलन टोटल मटीरियलिस्टिक कैपेबिलिटी उस देश में कितनी है, रोबस्टनेस कितनी है, इसका ध्यान इस रिसोर्सेज विषय पर रखा जाता है। और दूसरा विषय है इन्फ्लुएंस। मसलन पूरे रीजन में उस देश का कितना इन्फ्लुएंस है, चाहे वो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हो, डिफेंस नेटवर्किंग हो आपस में देशों के साथ, या फिर कल्चरल टाइज या इन्फ्लुएंस, उसका कितना कल्चरल इन्फ्लुएंस है और कितना बाकी के देश उसके इन्फ्लुएंस में कितने रहते हैं। इन 2 विषयों को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पहला इंडिकेटर है वो ये है कि यूएस नंबर 1 पर है, लेकिन चाइना भी एक स्थिर महाशक्ति के तौर पर बना हुआ है, प्लेटोइंग सुपर पावर के तौर पर अपने स्थान पर बना हुआ है। ये दोनों ही सुपर पावर हैं, लेकिन उससे कहीं नीचे बाकी जो देश हैं पूरे एशिया में, वो कहीं ज्यादा नीचे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की जो पावर है वो ना तो पिछले 5-6 सालों में बढ़ी है और ना ही कम हुई है, वो स्थिर बनी हुई है। और ये कहीं ना कहीं यूएस के लिए खतरा है। यूएस इसको लेकर बड़ा चिंतित है। लेकिन यह भी कमाल की बात है कि यूएस एशिया का देश नहीं है, लेकिन एशिया में सबसे ज्यादा आज भी इन्फ्लुएंस, सबसे ज्यादा आज भी प्रभाव यूएस का ही है। ये रिपोर्ट भी यही कहती है। इसके बाद भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा, पूरी रिपोर्ट में जो बड़ा इंडिकेटर, बड़े जो प्रभावी तरीके से कहा गया है इस रिपोर्ट में, वो इंडिया राइजिंग के बारे में कहा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो ह्यूज पॉपुलेशन है, जो उसका लैंड मास है और जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है, उसने भारत को तीसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दिया है।
रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि भारत की जो थंपिंग आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है, खासतौर पर जो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन चुका है, वो कहीं ना कहीं भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मजबूती से भारत को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2018 से लेकर 2023 में जो भारत की क्षमता है, जो पावर इंडेक्स में जो उसका स्थान है, वो धीरे धीरे नीचे बढ़ा था, लेकिन 2024 में ये अचानक रिवर्स हुआ है ये इंडिकेटर्स, और भारत अब 2024 में अचानक मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो सबसे बड़ा इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है भारत की फ्यूचर रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज के मामले में भारत आने वाले दिनों में 2035 से 2050 के इंडिकेशन को देखें आने वाले सालों में, तो उसको लेकर बड़ी मजबूत होने की स्थिति बताई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत इंडिकेशन फ्यूचर रिसोर्सेज के लिए भारत के लिए ही है। इसकी खास वजहों में यूथफुल पॉपुलेशन का होना है, जो कि बाकी देशों में ऐसा नहीं है। जो एशियन कंट्रीज को देखे, चाइना को देखे, मसलन चाइना के लिए जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही यूथफुल पॉपुलेशन का ना होना है। वहां पर जो एजिंग की समस्या है बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, जो उसकी औसत जनसंख्या है वो बूढ़ी हो रही है, और इसका पूरा जो असर है वो वर्क फोर्स पर पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टिंग पर पड़ेगा, और यही नतीजा है कि चीन के लिए ये एक खराब इंडिकेशन है और भारत के लिए फ्यूचर रिसोर्सेज एक शानदार इंडिकेशन है, जिसकी वजह से भारत एक प्रभावी देश के तौर पर उभरा है। इसके अलावा सिर्फ ये इंडिकेटर नहीं है, बल्कि इंडिया के जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो भी 2024 में बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। मोदी के जो ग्लोबल लीडरशिप है, जो स्ट्रेटेजिक एम्बिशन पिछले 2-3 सालों में दिखाया है, उससे भारत की स्थिति बेहद मजबूत हुई है, और जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी 2023 में हुई है वो एक स्ट्रेटेजिक नॉन अलाइनमेंट की स्थिति जो बनी हुई है, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का मामला हो और अन्य देशों का मामला हो, जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है भारत की वो मजबूत हुई है, और उसने भारत को मजबूत सुपर पावर के तौर पर स्थापित किया है। ये इस रिपोर्ट का कहना है कि डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भारत का पिछले 2-3 सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, और यही वजह है। रिपोर्ट से बाहर देखें तो हमें इसका एक नतीजा भी देखने को मिला कि जब यूक्रेन और रशिया में शांति समझौते की बात है, तो यूक्रेन भी और रशिया भी दोनों ही ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक देश है जिस पर भरोसा करते हैं, वो है भारत। वो उसी को इंडिकेट ये रिपोर्ट भी कर रही है। भारत के इकोनॉमिक रिलेशन को देखें और डिफेंस नेटवर्किंग को देखें तो उसमें भी मजबूती है, लेकिन इस रिपोर्ट का कहना है कि अगर अपनी इकोनॉमिक रिलेशन को बाकी देशों के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशन है और जो डिफेंस नेटवर्किंग है, उनके साथ डिफेंस डील्स हो, उनको थोड़ा और बढ़ा ले तो भारत की रैंकिंग बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, और वो जापान से बहुत आगे निकल जाएगा। अभी आगे है, लेकिन वो धीरे धीरे चीन के करीब आगे बढ़ेगा अगर वो इकोनॉमिक रिलेशन और डिफेंस नेटवर्किंग को मजबूत कर ले। इसके अलावा जो कुछ इंडिकेटर्स जो है, जो सब कैटेगरीज है जिसमें भारत नंबर 1 है, जिसने चीन और रशिया को भी पीछे छोड़ दिया है, उसमें मिलिट्री कैपेबिलिटीज में ये रिपोर्ट का कहना है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज हो उसमें भारत बहुत मजबूत है। खासतौर पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात हो या फिर एक्टिव मिलिट्री पैरामिलिट्री पर्सनल फोर्सेस की बात हो, इसमें भारत जो है बेहद मजबूत है, और एक्टिव मिलिट्री और पैरामिलिट्री पर्सनल का जो साइज है उसमें से भारत नंबर 1 है, चीन और यूएस से भी कहीं ज्यादा आगे है। इसके अलावा अगर हम पावरफुल देश के एक बड़ा इंडिकेटर है फ्यूल ट्रेडिंग बैलेंस, फ्यूल पर कितनी मजबूती है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में यूएस का जो बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम्स चलते हैं वो पेट्रोलियम पदार्थों पर, या जो फ्यूल की पर अपनी हेजेमनी को बढ़ाने को लेकर ही है, इसलिए यह भी एक बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। इस रिपोर्ट में कहना है कि एशिया में चीन और यूएस के बरक्स भारत का फ्यूल ट्रेड बैलेंस सबसे ज्यादा बेहतर है, भारत के पास फ्यूल सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर है, यानी जो फ्यूल सिक्योरिटी का मेजरमेंट है उसमें भारत चीन और यूएस से भी बेहतर है, ये रिपोर्ट कह रही है। इसके अलावा आर्म्स प्रोक्योरमेंट नॉन अलाइज के साथ, यानी नॉन अलाइज देश जो कि साथी देश नहीं है, दोस्त देश नहीं है, उनके साथ आर्म्स प्रोक्योरमेंट्स की डील जो है
उसके मामले में भी चीन से और यूएस से बेहतर भारत है, नंबर 1 पर है। इसमें डेमोग्राफिक रिसोर्सेज, जैसे मैंने कहा कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो भी अपने आप में एक सुपर पावर होने की एक बड़ी वजह है। डेमोग्राफिक रिसोर्सेज, जिसके चलते भारत में बहुत सारी भविष्य की संभावनाएं पूरी दुनिया देख रही है। चीन को भी इसी का फायदा हुआ, लेकिन चीन को, जैसे मैंने कहा कि एजिंग फैक्टर वहां पर है, भारत में डेमोग्राफिक रिसोर्सेज के मामले में भारत इस वक्त नंबर 1 बना हुआ है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज, इसमें भी भारत नंबर 1 है, चीन और यूएस के बराबर है। तीनों ही देश अगर मार्किंग में देखें, इंडिकेटर्स में देखें, तो तीनों ही देश एक जगह पर हैं न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज में। इसके अलावा जो डिपेंडेंसी है अपने प्राइमरी ट्रेड पार्टनर को लेकर, यानी भारत अगर किसी देश के साथ ट्रेड कर रहा है तो बराबरी की ट्रेड है कि नहीं, चाहे वो ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंसी भारत की उस पर बहुत ज्यादा है, तो ये आपसी जो ट्रेड है उसकी डिपेंडेंसी को लेकर भी टू वे ट्रेड जो है उसमें भी भारत चीन से कहीं ज्यादा बेहतर है। पिछले 2-3 सालों के इंडिकेटर्स ये कहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये रिपोर्ट कह रही है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, पिछले 3 सालों का अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इनफ्लो देखें तो उसमें भी भारत दूसरे नंबर पर है, चीन से कहीं ज्यादा बेहतर। यानी इन्वेस्टमेंट भारत में यूएस से कहीं ज्यादा आ रहा है, यूएस नंबर 1 पर है, लेकिन भारत में चीन से ज्यादा पिछले 2-3 सालों में इन्वेस्टमेंट आया है। ये अपने आप में मजबूती का एक बड़ा इंडिकेटर है। यानी पूरी दुनिया के देशों को, इन्वेस्टर्स को लगता है कि आगे भविष्य भारत का ही है, लिहाजा वो यहां पर इन्वेस्ट करें। तो इस मामले में भी नंबर 2 पर है, यूएस के बाद चीन से बेहतर भारत बना हुआ है। डायस्पोरा इन्फ्लुएंस भी एक इंडिकेटर है। डायस्पोरा इन्फ्लुएंस यानी पूरी दुनिया में जो भारतीय बसे हुए हैं उनका उन देशों में कितना इन्फ्लुएंस है, वो कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं खासतौर पर भारत की नीतियों के लिए, उसमें भी भारत नंबर 2 पर है। चीन इसमें कहीं ना कहीं आगे है, लेकिन भारत इस मामले में भी बेहद मजबूत है, ये रिपोर्ट का कहना है। एक और इंडिकेटर है कि कल्चरल हेरिटेज यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टिंग में जो भारत है वो भी नंबर 2 पर है। यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को लेकर बड़ा काम हुआ है और इसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है पूरी दुनिया पर, और इससे कहीं ना कहीं बाकी के जो देश है वो प्रभावित होते हैं। इसलिए इसको भी एक पावरफुल इंडिकेटर्स के तौर पर इस रिपोर्ट में रखा गया है, उसमें भी भारत नंबर 2 पर है। इसके अलावा जो ज्यादा बेहतर स्थिति दिखाई देती है उसमें है पॉलिटिकल लीडरशिप। ग्लोबल लेवल पर पॉलिटिकल लीडरशिप का इंडिकेटर जो है उसमें एक्सपर्ट्स का सर्वे रिपोर्ट में किया गया है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चीन के बजाय बहुत ज्यादा बेहतर है। यानी बाकी देश, तमाम एशियन देशों में नंबर 1 है, यूएस के बाद भारत ही वो देश है जहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप सबसे ज्यादा मजबूत है, और उसमें एक तरह से उनकी जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है ग्लोबली वो सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। इसमें भी भारत चीन से ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस जो है वो भी, उसमें भी भारत बेहद मजबूत है। रिपोर्ट कहती है कि अगर हम पिछले 10 सालों का क्यूमुलेटिव इनफ्लो देखें इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें भी भारत मजबूत है, चीन के आसपास बना हुआ है। ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को लेकर में ये एक विश्वास बना, ये पॉजिटिव आत्मविश्वास है हम सब में कि भारत में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो मजबूत रहेगा। और ये इंडिकेटर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें 10 साल की स्टडी को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में कहना है कि यूएस और चीन के बाद भारत ही वो देश है जिसमें पूरी एशिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिवनेस है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा ट्रेड विद रीजनल कंट्रीज हो, वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात हो, तो हर जगह भारत का एक शानदार भविष्य है, वो ये रिपोर्ट का कहना है। और रिपोर्ट में कहा गया है चीन स्थिर बना हुआ है और यूएस चीन के आपसी में खींचतान आने वाले समय में अगर होती है तो उसमें भी काफी ज्यादा बदलाव हो सकता है दोनों देशों की कैपेबिलिटीज में, जो कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट का जो सार है वो यही है कि भारत एशियन रीजन में, पूरे एशिया में, चाहे वो दुनिया कोई भी देश हो, उसमें सबसे ज्यादा मजबूती में यूएस
और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। जापान को लेकर भी कुछ रिपोर्ट में बेहद ध्यान देकर इसमें लिखा गया है कि रिपोर्ट में कहा गया कि जापान के आर्थिक ताकत जो जो इकोनॉमी है उसमें गिरावट आई है, जिससे उसकी ताकत में कमी आई है। जाहिर है जापान चौथा शक्तिशाली देश जरूर है, लेकिन वो उसमें हर तरीके, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो कल्चरल इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाइना एक मजबूत देश था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में उसमें गिरावट आई है। इसको लेकर भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। जापान ने हालांकि अपने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर खुलकर अब अपना काम करना शुरू किया है। उसने चीन और रशिया को भी उनकी जो खींचतान होती रहती है उसमें खुलकर जवाब दिया है पिछले 2-3 सालों में देखें तो। लेकिन अब जापान ने डिफेंस में भी जमकर खर्च करना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में तो इस तरह की डिबेट भी हुई थी कि क्या जापान को भी डिटरेंस के लिए, आत्मसुरक्षा के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब रखना चाहिए। न्यूक्लियर बम को लेकर हम जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी के बम धमाकों के बाद एक बड़ा संवेदनशील मसला उनके लिए न्यूक्लियर बम्स रहता है, लेकिन अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब एक डिबेट जापान में ये भी चलती है कि क्या जापान को न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखना चाहिए। इसको लेकर भी जापान काम कर रहा है और साथ साथ अपना उनका आर्थिक दबदबा बना रहे, एक प्रतिस्पर्धा जो है वो रीजन में बनी रहे, इसको लेकर भी जापान काम कर रहा है। और हालांकि जापान को हम जानते हैं कि दक्षिण कोरिया से ट्रेडिंग का मामला और चीन से, ताइवान से कड़ी चुनौती मिल रही है, लेकिन इन सब मामलों को देखते हुए जापान ने काम करना शुरू किया है, वो इंडिकेटर्स कहते हैं। लेकिन अभी जापान को बेहद काम करना पड़ेगा, अदरवाइज कम से कम जो इंडेक्स है उसमें आने वाले दिनों में जापान की और गिरावट देखी जा सकती है। तो ये रिपोर्ट थी एशिया पावर इंडेक्स की, जिसमें जैसे मैंने कहा कि सार यही है कि इस पूरे एशियन रीजन में जो सबसे इन्फ्लुएंस रखने वाले देश हैं वो नंबर 1 पे जैसे मैंने कहा कि यूएस है, चीन दूसरे नंबर पर है और भारत तेजी से आगे बढ़कर अब तीसरे नंबर पर आ गया है। ये एक बेहद पॉजिटिव साइन है भारत के लिए। और इस रिपोर्ट में जैसे मैंने कहा कि भारत के भविष्य को लेकर, फ्यूचर रिसोर्सेज को लेकर सबसे ज्यादा पॉजिटिवली अगर कहा गया है तो वो भारत के लिए ही कहा गया, वो भी डिटेल में। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर खुद इस रिपोर्ट को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि भारत की स्थिति इस पूरे दुनिया के मैप में कहां पर है और भविष्य किस तरीके से भारत का बना हुआ है। आप खुद समझ पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।